चलिए आज हम नया चैप्टर पढ़ते हैं। दूसरा हमारा दूसरा चैप्टर है अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है? बहुपद। आज हम बहुपद को जानेंगे कि बहुपद क्या होता है और बहुपद में उसके प्रकार क्या होंगे, घातों के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होंगे, पदों के आधार पर बहुपदों के प्रकार जानेंगे, शून्य बहुपद के बारे में भी समझेंगे। इसके अलावा अचर बहुपद क्या होता है, बहुपदों को मानक रूप में कैसे लिखते हैं और बहुत सारी बातें, बहुपद की घात क्या होती है, ये सारी बातें आज हम देखेंगे। बहुपद का नया चैप्टर जो है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम जान लें बहुपद क्या होगा। ठीक, तो बहुपद को जानने के लिए हम सबसे पहले चर और अचर राशि के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? चर और अचर राशि के बारे में। ठीक है, कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है, ये तुमको हालांकि मालूम है कि चर राशि क्या होंगी और अचर क्या होंगी, फिर भी एक बार हम बता देना चाहते हैं कि चर राशि क्या होगी और अचर क्या होगी। ठीक है, तो चर राशि का मतलब ऐसी राशि, ऐसी संख्याएं, ऐसी जिसके मान हमको नहीं मालूम होते, ऐसी संख्याएं, ऐसी राशि जिसके मान हमको नहीं मालूम होते, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशियां। क्या कहते हैं? हाँ, चर राशि जिसके मान अज्ञात रहते हैं, मालूम नहीं रहते। जैसे मान लीजिए x है, y है, z है, p है, a है, m है, इस टाइप अपन गणित में इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये राशियां हैं, तो इन राशियों को हम क्या कहते हैं? चर राशियां, वेरिएबल। और इसके अलावा एक अचर राशियां और होती है जिसमें उस राशि का मान मालूम रहता है, उस राशि का मान निश्चित रहता है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी राशियों को हम अचर कहते हैं। ये मान नहीं बदलता, किसी परिस्थिति में इनका मान बदलता नहीं है अचर का। जैसे मान लीजिए मैंने 5 लिखा तो ये 5 ही रहेगा, ऋण 8 लिखा तो ऋण 8 रहेगा, 3/2 लिखा तो 3/2 ही रहेगा, ये मान नहीं बदल सकता। तो ये जितनी भी संख्याएं या राशियां हैं इन्हें हम अचर कहते हैं। और इस प्रकार की जो राशियां है उसे हम क्या कहते हैं? चर। क्लियर, समझ में आ गया? अब इन राशियों से अगर हम और कोई राशि बनाएं, इन राशियों को मिलाकर, जैसे मान लीजिए मैंने मिलाया 2x, क्या किया? इधर से 2 ले लिया, इधर से x ले लिया, इस टाइप का है ना। तो 2x हो गया, या 6x ऋण 5 हो गया, 3/5 धन 7x। इस प्रकार दोनों से हम कुछ और भी अलग राशियाँ बना सकते हैं मिला के, है ना। तो इस प्रकार की जो राशियाँ बनती हैं ये कहलाते हैं बीजी व्यंजक। क्या कहलाते हैं? बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक का मतलब ये हुआ चर और अचर राशि से जो नया व्यंजक बनता है उसके जोड़ने से, घटाने से, गुणा से, भाग से, या उनको मिलाकर बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राशि बनती है, जो व्यंजक बनता है, उसे हम बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक। तो जैसे कई बार ये होता है, हमारे मन में भी आता है कि ये अंकगणित और बीजगणित में क्या अंतर है ना। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि अंकगणित और बीजगणित में क्या अंतर है। अंकगणित पढ़े ना तुम लोगों ने? अंकगणित पढ़े कि नहीं? प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में पढ़ाई जाती है। और अब उसके बाद अपन बीजगणित पढ़ते हैं कि नहीं? तो दोनों गणित में अंतर क्या है? अंतर यह है कि अंकगणित में अंकों की गणना होती है। अंकगणित में क्या होता है? अंकों की गणना होती है। और बीजगणित में बीजी व्यंजकों की गणना होती है। इसकी गणना होती है बीजी व्यंजकों की, यही अंतर। ठीक, तो अब हम जो बहुपद पढ़ने वाले हैं उसमें बीजी व्यंजक का इस्तेमाल होगा, बीजी व्यंजक आएंगे। ठीक है, क्लियर? और दूसरी बात क्या होगी? जो चर राशि का इस्तेमाल होगा, है ना। बीजी व्यंजक में क्या होगा? चर राशि का इस्तेमाल होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक में चर राशि भी हो सकती है, अचर राशि दोनों मिला के भी हो सकती है। सिर्फ चर राशि भी बीजी व्यंजक कहलाती है, अचर राशि भी बीजी व्यंजक कहलाती है। ये सभी बीजी व्यंजक, चर राशि बीजी व्यंजक है, अचर राशि भी बीजी व्यंजक है, और दोनों से मिलकर अगर कोई राशि बनती है वह भी बीजी व्यंजक है। तो बहुपद में बीजी व्यंजक का इस्तेमाल होगा। ठीक है, काय का इस्तेमाल होगा? बीजी व्यंजक। अगर हमने बीजी व्यंजक क्या होगा? बीजी व्यंजक। ठीक, अब बात आती है चर राशि। चर का मतलब ये हमने बताया, जिसके मान हमको नहीं मालूम होते उसको चर कहते हैं। ज़्यादातर x का इस्तेमाल होगा इसमें, है ना। तो हम थोड़ी देर की समझ लें कि x जो है वो चर राशि के रूप में इस्तेमाल की जाएगी।
मान लो अधिक काल x इस्तेमाल होती है। तो x राशि जो है या x चर राशि पे की जो घात है उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। x राशि की जो घात है, हमने बताया था अगर यहाँ 5 लिखा और यहाँ 3 लिखा है तो ये 3 क्या कहलाती है? घात कहलाती है। क्या कहलाती है? घात। और ये 5 क्या कहलाएगा? आधार। तो x आधार पर यह चर राशि आधार है और उसकी घात क्या होगी, इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुपद में मुख्य रूप से किस पे ध्यान दिया जाता है? चर राशि की घात। एक तो बहुपद जो बनेगा तो वो किसी ना किसी चर राशि पर ही बनेगा, ठीक है। तो हमको चर राशि पे भी ध्यान देना है और उसकी जो घात है, कितनी घात है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हो गया बीजी व्यंजक और दूसरा हो गया चर राशि की घात। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको बहुपद के लिए ध्यान में रखना है। चर राशि की घात, यहाँ समझ में आ गया दोनों बातें। पहली बात है बीजी व्यंजक, दूसरी बात है चर राशि की घात। क्लियर? बहुपद हम पढ़ रहे हैं तो ये जो फैक्टर्स हैं, बीजी व्यंजक का कह लो या चर राशि घात का, ये पहले हम अच्छी तरह से जान लें कि ये क्या होता है। बीजी व्यंजक समझ गया ना क्या होता है? चर और अचर राशि से कोई तैयार होता है बीजी व्यंजक, कोई भी राशि तैयार होती है तो हम उसे बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है। दूसरी बात, चर राशि की घात, इस पर हमको विशेष ध्यान देना है। जैसे खेल के मैदान में सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है? जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है या फुटबॉल मैच हो रहा हो या हॉकी मैच हो रहा हो, तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है? बॉल पे दिया जाता है ना। बॉल ही निश्चित करती है, सारे लोगों का ध्यान कहाँ होता है? बॉल पे, है ना। चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो कमेंटेटर हो, चाहे दर्शक हो, चाहे कोई भी एनीबॉडी, सारे लोग क्या करते हैं? सबका ध्यान कहाँ रहता है? बॉल पे, है ना। बॉल ही निश्चित करती है कि वो आउट हुआ है, कि 6 बने, कि 4 बने, क्या है ना। तो बॉल ही निश्चित करती है। तो सारा जो ध्यान है वो उसका जो वीडियोग्राफर है वो भी अपना वीडियो को या कहाँ ले आता है? वो बॉल के डायरेक्शन में ले आता है। जहाँ जहाँ बॉल जाती है वह भी अपना वहीं अपना वीडियो घुमाते रहता है। तो कुल मिला के बॉल पे पूरी तरह फोकस होते हैं सभी लोग। उसी तरह से हमको जब हम बहुपद पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। तो बहुपद में हमारा पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए? हाँ, चर राशि की घात। क्लियर? समझ में आ गई बात? और बहुपद नाम जो है उसका नाम से स्पष्ट है। बहुपद मतलब बहुत सारे पद। बहुपद का मतलब बहुत सारे पद, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना है कि अनेक पद, बहुत सारे मतलब अनेक पद, ठीक है। अनेक पद, ये 2-3 बातें हैं जो हम बहुपद के लिए ध्यान में रखेंगे। बीजी व्यंजक, चर राशि की घात और 3 अनेक पद, है ना। और घात में हमको ये ध्यान रखना है, घात हमेशा धनात्मक होगी। जैसे ये संख्याएं होंगी घात में, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 0 भी हो सकती है घात, है ना। ये संख्याएं घात में होंगी, धन पूर्णांक, है ना। ये सारी क्या है? धन पूर्णांक। कोई भी जो चर राशि है उसकी घात यही संख्याएं होंगी, इनके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। घात में ऋण 5 नहीं हो सकता, ऋण 2 नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता, करणी में नहीं हो सकता। कोई भी इस प्रकार की कोई भी संख्या घात में नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं घात की। घात का मतलब यहाँ जो संख्या लिखी जाएगी x में या चर राशि में, यहाँ जो संख्या होगी वो सिर्फ ये संख्याएं होंगी, इस प्रकार की संख्याएं इसमें नहीं होंगी। क्लियर? ठीक है। अगर ये हैं तो वो बहुपद नहीं है, ठीक। क्लियर यहाँ तक? अब बहुपद को अगर हमको समझना है तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि ऐसा बीजी व्यंजक, है ना, किस प्रकार का बीजी व्यंजक हो जिसमें, इसको हम ऐसा परिभाषित कर सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? ऐसा बीजी व्यंजक, ठीक है। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें क्या हो? चर राशि की घात की धनात्मक घात, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक घात की घात, धनात्मक पूर्णांक के, इसको अच्छे से सुधार के लिख दे रहे हैं। क्या लिखा हमने? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात, चर राशि की घात की धनात्मक, चर राशि की घात डबल बार हो गया, इसको अपन को और सुधार लें सर।
फिर से ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात, अभी भी नहीं हटा ये, चलिए अब हटेगा, के धनात्मक पूर्णांक। परिभाषा के बजाय इसको समझने पे ज़्यादा ध्यान दो। परिभाषा तो यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए इस तरह की परिभाषा होगी, पुस्तक में भी लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये परिभाषा इस प्रकार की है, यदि कोई ऐसा बीजीय व्यंजक है जो इस रूप में लिखा जाता है, पी एक्स बराबर ए एन की घात एन, ए एन माइनस वन एक्स की घात एन, एन एन माइनस टू एक्स की घात एन माइनस टू घात एन, और इस प्रकार का जो पद लिखते हैं हम, उसे हम बहुपद कहते हैं, जहाँ x एक चर संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है और a0 a1 ये वास्तविक संख्या है। इस प्रकार की परिभाषा इसमें होगी, लेकिन हम उसको परिभाषा के बजाय इस पर ध्यान दें कि आखिर बहुपद होता क्या है। तो बहुपद को समझने के लिए हम ये कुछ बातें ध्यान रखें। बीजीय व्यंजक होगा, चर राशि घात होंगी, और घात जो है वो धनात्मक होगी, धनात्मक पूर्णांक होंगे बस, और अनेक पद हो सकते हैं, ठीक। इस प्रकार का बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक के क्या होते हैं? अनेक पद। क्या होते हैं? अनेक पद होते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं या बहुपद कहलाता है। क्लियर? यानी अनेक पद हो सकते हैं, बहुत सारे पद हो सकते हैं, और इसे हम क्या लिखते हैं? बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं, इसलिए इसे px के रूप में लिखा जाता है। px के रूप में लिखा जाता है। px का मतलब, p का मतलब हो गया पॉलिनोमियल, और x का मतलब जो चर राशि x इस्तेमाल की जा रही है वह लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुपद का मतलब आपको दो तीन बातें ध्यान रखना है। इसको px लिखना है। बहुपद का मतलब, सीधे बैठो, बहुपद को अपन क्या लिखेंगे? px, इस तरह से px। पहली बात, x क्या है? चर राशि, कोई ना कोई चर राशि पे बनेगा बहुपद। जैसे ये मकान, अपन कहते हैं ना मकान ईंट का बना है, मकान मिट्टी का बना है, तो ऐसा बहुपद जो है वो चर राशि पे बना। जिस चर राशि पे बना उसको यहाँ पर लिखा जाएगा इस तरह से। जैसे यार मान लो हम बहुपद एक लिख रहे हैं x, तो वो x चर राशि पे बना है। क्या बना है? और p का मतलब, p किसका सिंबल है? ये बहुपद है, x चर राशि पर बना बहुपद। यदि कोई बोलता है या पूछता है px क्या है, तो px जो है वो x चर राशि पे बना बहुपद। अब ये कई तरह का हो सकता है ना? कैसा हो सकता है? मान लीजिए पहले हम देखें, इसको फिर से हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पर। अब बहुपद कई तरह का हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमें एक बहुपद लिखे यहाँ पर px, क्या लिख दिए? px बराबर मान लो हमने लिख दिए 0, ये भी एक बहुपद है ना, px 0। अगर हमने ये लिख दिए मान लो px बराबर x है, ये मतलब 4 लिख दिए, ये भी एक बहुपद है ना, ठीक है। और हम अगला बहुपद लिखे, मान लीजिए हमने लिख दिए px बराबर 7x, क्या लिख दिए? 7 है, ये भी एक बहुपद। और भी हम आगे लिख सकते हैं, हमने बोले बहुत सारे पद हो सकते हैं। हम फिर से एक बहुपद लिख रहे हैं, px बराबर मान लो हम इसको ऐसा लिख दें 7x धन 3, ये भी एक बहुपद हो गया कि नहीं? और हम बहुपद लिख सकते हैं आगे। बहुपद का मतलब बहुत सारे पद। फिर से हम एक बहुपद लिख रहे हैं, px बराबर मान लो हमने लिख दिया 6x की घात 2 ऋण 4x धन 7, ये भी एक बहुपद है कि नहीं? और भी वो बहुत सारे बहुपद अपन लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। कितने ही पद हो सकते हैं। देखो यहाँ पद बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ एक पद था, कितने पद थे? एक। यहाँ भी एक पद है, यहाँ भी एक पद है। पदों की संख्या, इस पे ध्यान दो, पदों की संख्या कितनी है? यहाँ पर एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी। यहाँ कितने पद हैं? 1 और 1 2। यहाँ कितने पद होगा? 1 और 1 है ना, ठीक है। तो पदों की संख्या पे अपने को ध्यान देना है कि पदों की संख्या हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं कितनी है, ठीक है। और भी बहुपद लिखे, मान लीजिए हम लिख दिए 8x की घात 3 ऋण 7x वर्ग धन 10x ऋण 19, ये भी बहुपद है। लेकिन पदों की संख्या कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। तो पद कितने भी हो सकते हैं, है ना, ठीक है। तो हम पदों की संख्या गिनकर
जैसे यहाँ पर हमने बताया ना, देखिए यहाँ पर बहुपद लिखा है हमने। देखिए हम बहुपद के प्रकार की बात कर रहे हैं पहले, कि बहुपद के प्रकार को हम कैसे जानें। तो यहाँ हमने एक वो बनाया है, एक प्लाई में लिख दिया है बहुपद के प्रकार। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पदों की संख्या। जैसे यहाँ पर पदों की संख्या देखिए, एक अगर है, पदों की संख्या कितनी है? एक। वो क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। यानी पदों की संख्या एक है तो, और पदों की संख्या दो हो गई तो द्विपदी, पदों की संख्या तीन हो गई तो चार हो गई तो चार पदी, पांच हो गई तो पांच। ये क्लियर हो गया सबको? जितने पद रहेंगे उसको हम उसी नाम से जानेंगे। अब यहाँ हम इसकी बात करें, इसमें क्या हो रहा है? px का मान शून्य तो है और एक पद है ना, इसको एक पदी तो कहेंगे, इसको भी एक पदी कहेंगे, इसको भी एक पदी कहेंगे, इसको दो पदी कहेंगे, इसको तीन पदी, इसको चार पदी। ठीक है, एक पदी या मोनोमियल भी कहते हैं अंग्रेजी, दो पद को बाइनोमियल कहते हैं, तीन पद को ट्राइनोमियल कहते हैं, है ना, ये सब बातें। लेकिन इसमें एक विशेष बात दिखाई दे रही है अपने को, px बराबर 0 है, px बराबर 0 है ना, एक पद तो है ये अपन मान रहे हैं, लेकिन px बराबर 0 मतलब इसके सभी गुणांक क्या है? शून्य। इसके सभी गुणांक शून्य है ना, तो ऐसा बहुपद कहलाता है शून्य बहुपद। इसको क्या कहा जाता है? शून्य बहुपद। ये वाला बहुपद क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। यदि ध्यान रखो, यदि बहुपद जैसे मान लो px बराबर शून्य लिख दिया गया, तो इसको क्या कहा जाता है? जीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद। ठीक है, इसका शून्य बहुपद क्यों कहते हैं? कि इसके सभी गुणांक शून्य है, इसके सभी गुणांक शून्य। तो px बराबर अगर 0 है, अभी हम इसकी घात की भी चर्चा करेंगे, अभी हम सिर्फ इसके बारे में बता रहे हैं कि शून्य बहुपद क्या होता है। तो शून्य बहुपद क्या होता है? यदि सभी गुणांक 0 हो जाए, है ना, अगर 0 में गुणा करेंगे तो सब 0 कर देगा उसको, तो px बराबर 0 है, ये कहलाता है शून्य बहुपद। दूसरा बहुपद देखें हम इस पे हम क्या देख रहे हैं? px बराबर 4, ये x है, px बराबर 4, तो यहाँ पर ये अचर राशि 4 क्या है? अभी हमने बताया था चर और अचर, तो 4 कैसी है? अचर है कि नहीं? तो ये जो है बहुपद दूसरे नंबर पे जो हमने लिखा px बराबर 4, ये कहलाता है अचर बहुपद। क्या कहलाता है? आगे समझ में? शून्य बहुपद और अचर बहुपद में अंतर समझ में आया? शून्य बहुपद का मतलब उसके सभी गुणांक शून्य है, तो वो शून्य बहुपद। यानी px बराबर अगर 0 है तो शून्य बहुपद, और px बराबर कोई सी भी संख्या है, सिर्फ संख्या बिना x के लिखे, यहाँ पर x के साथ, तो वो कहलाएगा अचर बहुपद। ठीक, और ये कहलाएगा एक पद है, ये एक पदी। क्या कहलाएगा? हालांकि एक पदी ये भी है, पदों के हिसाब से अगर बात करें तो एक ही पद है इसमें, है ना, ये भी एक ही पद है, ये भी कहलाएगा एक पदी। लेकिन इसकी विशेषता है शून्य है, इसके सभी गुणांक शून्य है, इसलिए इसको शून्य बहुपद कहते हैं। इसमें चर राशि अचर राशि है इसका मान, इसलिए अचर बहुपद कहते हैं। इसमें पदों की संख्या एक है, इसलिए कहलाएगा एक पदी बहुपद। क्या कहलाएगा? हाँ, इसको मोनोमियल कहते हैं अंग्रेजी में। ये कहलाएगा द्विपदी। क्या कहलाएगा? द्विपदी है बहुपद। द्विपदी का मतलब दो पद है, तीन है ना, द्विपदी बहुपद। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये क्या कहलाएगा? त्रिपदी। त्रिपदीय बहुपद। तो बहुपद में पदों की संख्या गिनकर हम बहुपद के बारे में बता सकते हैं कि वो एक पदी है, द्विपदी है, तीन पदी है ना, ये चार पदी बहुपद। तो ऐसा नाम बढ़ते जाएगा, जितने पद होंगे चार पदीय बहुपद। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और ये चार पद वाला। ठीक, अब हम ज़्यादा ही जाते, 5, 6, 5, 7 जितने पद अनेक हो सकते हैं। ये समझ में आ गया? क्लियर? अब हम फिर से बात करें बहुपद की, इसी बात को हम फिर से करें। अब हम हमारा ध्यान अभी हम पद में देखिए, अभी क्या देखिए अपन ने? पद, पदों की संख्या। अब हम घात देख रहे हैं। अब हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? घात। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप हमने पदों के आधार पर तो प्रकार बता दिए, देखिए ये पदों के आधार पर। अब हम घातों के आधार पर देखते हैं, है ना, क्या करते हैं? ये हम कर चुके हैं पदों के आधार पर। अब घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होगा वो हम समझेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर रैखिक बहुपद लिखा है, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे? चर राशि की घात। क्योंकि मैंने इसके पहले बताया था
हमारा पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए, चर राशि की घात पर होना चाहिए। चर राशि की घात, जैसे मान लीजिए मैं एक बहुपद लिखा है यहाँ पर px बराबर, मान लीजिए मैंने लिख दिया 6x धन 2, ठीक है, एक बहुपद है ये। कितने पद हैं इसमें, 2 पद, तो द्विपदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अब हम चर राशि की बात करें तो चर राशि कौन सी है इसमें, x है ना। अब हम फिर से बात करें चर राशि की घात, चर राशि की कितनी घात है, यहाँ पर 1 है और यहाँ भी चर राशि x है, इसकी घात 0 है। x की घात 0 का मतलब 1 होता है, इसलिए इसको सिर्फ 2 लिखा गया, ठीक है। आगे समझ में, चर राशि यहाँ भी है पर किस रूप में है वे, x की घात 2 के रूप में, ठीक। यानी यहाँ पर इसकी जो घात है वो कितनी है, 1। जब चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है तो इसको कहा जाता है रैखिक बहुपद। क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद। समझ में आ गया, रैखिक बहुपद का मतलब जिसमें चर राशि, अब इसमें पद नहीं देखना है अपने को, इसमें पद पे ध्यान नहीं देना कि 2 पद हैं कि 3 है कि 4 है, इससे मतलब नहीं, चर राशि की घात को देखना है। चर राशि की घात अगर 1 है तो रैखिक बहुपद। अगर मान लो इसी उदाहरण में ऐसा हो जाता px बराबर, मान लो ये 6x वर्ग धन 2x ऋण 5 या ऋण 7, ऐसा हो जाता। अब पद तो 3 है, 1 2 3, त्रिपदी है ये, लेकिन घात, अधिकतम घात कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है x की और यहाँ 0, x की घात यहाँ 0 है। हालांकि उसको नहीं लिखा है हमने, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x की घात 0 का मतलब 1 होता है और 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए उसको नहीं लिखते। तो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 0, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो ये कहलाएगा द्विपदी, सॉरी हाँ द्विघाती बहुपद। और पद के हिसाब से क्या कहेंगे, त्रिपदी, द्विघाती बहुपद। समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगर घात 3 है तो px बराबर मान लीजिए 6x की घात 3 ऋण 7, ऐसा ही हो सकता है ना। तो घात कितनी, सबसे बड़ी घात 3, तो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। पद कितने भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जब हम पद गिनेंगे तो पद के हिसाब से बात करेंगे, जब घात गिनेंगे तो घात के हिसाब से, ठीक है। अब हम बात करें, जितनी घात होगी उस हिसाब से अपन बात करें। अब मान लीजिए अचर बहुपद है, अचर बहुपद का हम कैसा लिखते हैं, px बराबर क्या लिखते हैं, कोई भी अचर संख्या है ना, जैसे मान लो हमने लिख दिया 7, तो ये क्या हो गया, अचर बहुपद। क्या हो गया, अब कहोगे सर इसमें तो x है ही नहीं, x कहाँ गया, x रहेगा, x है इसमें, वो कैसा है, x की घात 0 के रूप में। कैसा है x, हाँ x है, बिना x के नहीं हो सकता, तो x यहाँ पर है और वो किस में है, x की घात 0, और x की घात 0 का मतलब 1 होता है, x की घात 0 का मतलब 1 होता है। तो अब यहाँ पर हम बात करें, ये है अचर बहुपद। ये कौन सा बहुपद था, अभी अपन ने बताया था ना इसके बारे में। अब इसकी घात, इसमें चर राशि की घात कितनी है, 0 है ना। तो इसमें अचर बहुपद में चर राशि की घात, चर राशि की घात आता है परीक्षा में, ये प्रश्न हमेशा आता है, ये प्रश्न आता ही है बिल्कुल, कि अचर बहुपद में चर राशि की घात कितनी होती है, तो 0 होती है। ये अपने को बिल्कुल मालूम होना चाहिए। कभी भी प्रश्न आए, कभी भी कोई बात आए तो ध्यान रखो, अचर बहुपद में चर राशि की घात खाली स्थान होती है, 0 होती है ना, ठीक है। अचर बहुपद में चर राशि घात कितनी होती है, 0। तो ये जो खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत, इनमें ये प्रश्न बनता है और अक्सर परीक्षा में आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, यदि अचर बहुपद है और उसमें चर राशि की घात की बात आई है तो सब क्या लिखना है, 0। अचर बहुपद में चर राशि की घात 0 होती है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब 0 बहुपद अगर रहता, सभी गुणांक 0 है मान लो, यानी px बराबर 0 है। अब यहाँ पर अपने को बात करना है, ये तो हो गया कौन सा बहुपद, क्या नाम है इसका, 0 बहुपद। इसका नाम क्या है, 0 बहुपद। इसको तो 0 बहुपद अपन कह दिए, क्या कह दिए, 0 बहुपद, ठीक है। 0 बहुपद, चल क्यों नहीं रहा है, चलो ठीक, 0 बहुपद, ठीक। आगे समझ में, इसका नाम क्या है,
शून्य बहुपद, ठीक। अब इसमें चर राशि की घात कितनी है ये पूछता है प्रश्न, शून्य बहुपद नहीं पूछता, वो क्या बोलता है, शून्य बहुपद में चर राशि की घात। जैसे यहाँ पर उसने क्या कहा, अचर बहुपद में चर राशि की घात, शून्य बहुपद में चर राशि की घात। क्या बोला उसने, चर राशि की घात, ये पूछता है परीक्षा में ये भी। तो अब हमको देखना है, यहाँ पर शून्य है, तो शून्य में अगर कोई सी भी संख्या गुणा की जाए हर स्थिति में वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। आप कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसमें शून्य का गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा, शून्य। तो यहाँ पर हम निश्चित नहीं कर सकते कि इसके साथ किसका गुणा हो रहा है, कौन सी चर राशि का गुणा हो रहा है ना, और उसकी घात कितनी है, ये निश्चित नहीं किया जा सकता, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। कर सकते क्या, शून्य में शून्य के साथ पता नहीं किसका गुणा हो रहा है, जो इसका कौन सा गुणांक, तो इसमें क्या है, इसमें निश्चितता नहीं है, इसमें क्या निश्चितता नहीं, इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर अगर वो पूछता है कि शून्य बहुपद में चर राशि की घात अपरिभाषित होती है, क्या लिखना है यहाँ पर अपने को, अपरिभाषित, ठीक है। आगे समझ में, तो ये दो प्रश्न महत्वपूर्ण है, इनको तो तुम जानते ही हो, समझ गए हो। चर राशि घात एक है तो रैखिक बहुपद, दो है तो द्विघाती बहुपद, तीन है त्रिघाती, चार है चार घाती, ये तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है कि अगर अचर बहुपद में पूछता है वो चर राशि की घात कितनी है तो शून्य लिखोगे। और ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में आता है कि शून्य बहुपद में चर राशि घात, अक्सर लड़के शून्य लिख देते हैं, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, शून्य लिख के आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर शून्य बहुपद की बात आती है, शून्य बहुपद में चर राशि की घात, तो अपने को क्या लिखना है, अपरिभाषित, ठीक है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात, इसमें से एक प्रश्न आता ही है परीक्षा में, बिल्कुल डेफिनेटली आता है, ठीक है, एक या दो नंबर, कभी कभी दोनों आ जाते हैं, ठीक, ध्यान रहेगा नहीं रहेगा। हाँ, अब इसके बाद आती है बहुपद की घात, ठीक है। अगले हम पढ़ते हैं बहुपद की घात। अभी अपन ने चर राशि की घात पढ़ा, अभी अपना ध्यान कहाँ था, चर राशि, है ना। अब पूरे बहुपद की घात, 2 मिनट और, है ना। बहुपद की घात, बहुपद की घात का मतलब जो बहुपद में कोई भी बहुपद है, बहुपद में जो चर राशि है, कोई भी x हो y हो कुछ भी हो सकती है, तो अब अपने को क्या पूछ रहा है, वो बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात। तो अपने को क्या देखना है, बहुपद में चर राशि की, बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की सबसे बड़ी घात, अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। आगे समझ में, इसको और ऐसा समझो, जैसे मान लीजिए px है, तो px को आप क्या कहोगे, बहुपद कहोगे, क्या कहोगे, बहुपद, है ना। px का मतलब बहुपद है, कैसा बहुपद है, x चर राशि पर बना बहुपद, क्या है, x चर राशि पे बना, ठीक है। px अगर लिखा समझ जाओ कि बहुपद लिखा, और x चर राशि, तो ये अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी घात बताइए। देखो अगर यहाँ पर x की घात 3 लिखा है तो ये चर राशि की घात है, x की घात है, ये यहाँ पर सिर्फ क्या है, x की घात। और अब हम मान लो उसने बोल दिया px, और px के साथ उसने ऐसा लिख दिया, मान लीजिए उसने लिख दिया कि 9 x की घात 3 ऋण 2 x की घात 5, ठीक है, धन 7 x ऋण 13 मान लो। तो 4 पद तो हैं इसमें, 4 पद हैं, पद कितने, 1 2 3 4 पद। अगर पूछ रहा है तो क्या बोलोगे आप, 4 पद। अगर बोल रहा है घात, तो यहाँ पर घात कितनी है, x की। अब अपने को ये संख्या नहीं देखना है, यहाँ 9 है, सबसे बड़ी घात कहा ना उसने, बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात, सबसे बड़ी घात, तो चर राशि यहाँ पर x है कि नहीं, x की घात सबसे बड़ी देखना कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, तो सबसे बड़ी कितनी है, 5 है ना। तो यदि वो बोलता है कि बहुपद की घात बताओ, तो बहुपद ये दिया हुआ है, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अपने को ये 3 भी नहीं लिखना है, 1 भी नहीं लिखना है, 0 भी नहीं लिखना है, जो सबसे बड़ी घात होती है
वही बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो बहुपद की घात देखने में हमको क्या देखना है, उस बहुपद में जो चर राशि है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है। जितनी घात होगी वही क्या होगा, उसका बहुपद की घात होगा। क्या होगा, बहुपद की घात। आगे समझ में। तो बहुपद क्या होता है, क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं क्लियर। बहुपद किसको कहेंगे, किस तरह से वो चर राशि पे बहुपद बनता है, किसी न किसी चर राशि पे बहुपद बनता है कि नहीं। और उसके बाद उसके प्रकार, बहुपद को कैसे लिखते हैं, px के रूप में लिखते हैं। px का मतलब क्या हो जाता है, x चर राशि पर बना है बहुपद। किसी चर राशि पर बहुपद बनेगा, ठीक है, इस तरह से अपन बनेगा। अब उसके प्रकार की हम बात करें तो बहुपद के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं, एक पदों के आधार पर और दूसरा क्या हो सकता है, घातों के आधार पर। और पदों के आधार पर प्रकार क्या होंगे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इस तरह से। ठीक है, आगे समझ में। और घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होंगे, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। और जो हमने शून्य बहुपद पढ़ा और अचर बहुपद पढ़ा, उसमें हमको घातों के विषय में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि शून्य बहुपद में, बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना, शून्य बहुपद में चर राशि की घात क्या होती है, शून्य बहुपद में चर राशि की घात, हाँ बिल्कुल सही, शून्य बहुपद में चर राशि की घात अपरिभाषित, और अचर बहुपद में चर राशि की घात, बाकी घात तो तुमको दिखाई दे ही रही है ना। तो और इसी प्रकार से पदों की संख्या गिनकर हम उसके बारे में बता सकते हैं कि वो क्या होगा, एक पदी होगा, द्विपदी होगा, तीन पदी होगा, चार पदी, पांच पदी, कितना होगा। ठीक है, और शून्य बहुपद की क्या खासियत है, शून्य बहुपद की खासियत है कि उसके सभी गुणांक कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। यानी px का मान अगर शून्य है, px या बहुपद का मान शून्य है तो समझ जाओ कि वो शून्य बहुपद है। और px का मान यदि कोई अचर राशि है तो समझ जाओ कि वो क्या है, अचर बहुपद। अचर बहुपद में चर राशि की घात शून्य और शून्य बहुपद में चर राशि की घात अपरिभाषित होती है। और बहुपद की घात की अगर हम बात करें, बहुपद की घात जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था, बहुपद की घात, तो बहुपद की घात का मतलब है बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जो भी बहुपद है उसमें जो भी चर राशि दी हुई है उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो अगले पीरियड में हम बताएंगे कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी पॉलिनोमियल क्या होता है, और बहुपद के बारे में और बहुत सारी बातें, बहुपद को अपन कैसे पहचानेंगे, क्या क्या तरीका हो सकता है बहुपद को पहचानने का, कौन कौन से बहुपद नहीं होते, कौन से होंगे, ये तमाम बातों की चर्चा हम अगले पीरियड में करेंगे। ठीक है, आगे समझ में। और किसी को कुछ पूछना है, ठीक, थैंक यू।